महाराव शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत बीच सड़क लात और घूसों की बरसात से करते हैं। पहले आप तस्वीरों को देखिए, कैसे एक दूसरे पर जमकर घूसे बरसाए जा रहे हैं। बताएंगे आपको ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। तो इस लाल घेरे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बीच सड़क पर ही लात और घूसे बरसाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दौसा शहर का यह मामला है, जहां पर कोतवाली थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड पर शाम युवकों के दो गुटों में भिड़ंत हुई। इस दौरान युवकों के गुटों ने आपस में लात घूसे चलाए और बीच सड़क पर ही एक दूसरे पर बेल्ट का प्रहार तक कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के युवकों ने बस स्टैंड स्थित शराब के ठेके से शराब ली थी और उसके बाद में आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट हो गई। बीच सड़क और भीड़ भाड़ वाले इलाके में दो गुटों की भिड़ंत के बाद वहां मौजूद अन्य लोगों में भय का माहौल हो गया। जैसे ही घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बीच रोड पर झगड़ने वाले युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो गाड़ी को भी बरामद किया। पुलिस अब हंगामा और आपस में मारपीट कर रहे युवकों की तलाश कर रही है। और संवाददाता आशीष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या पुलिस की गिरफ्त में ये युवक पहुंच पाए? बिल्कुल, अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में ये युवक नहीं पहुंच आए हैं और ये युवक सभी फरार हो चुके हैं। पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी मौके से बरामद की है और युवकों की तलाश की जा रही है। लेकिन नुपुर, सबसे बड़ी बात है कि ये जिला मुख्यालय है और ये कोतवाली थाने से महज 50 मीटर पर ये घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में जो ये युवक थे, इन पे बिल्कुल भी कानून का खौफ नहीं था और इन्होंने बेखौफ तरीके से बीच रोड पर ये झगड़ा किया, आपस में लात घूसे चलाए, यहाँ तक कि बेल्टों से प्रहार किया। इस दौरान ये बस स्टैंड है तो यहाँ पर अन्य यात्री भी थे और दुकानदार भी थे, तो सभी में भय का माहौल हो गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके पे इस तरह गुंडागर्दी जैसा माहौल नजर आया। आसपास के लोगों में भयभीत नजर आए और ये कानून व्यवस्था पे भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आप जिला मुख्यालय पर और थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर भी इस तरह बेखौफ होकर युवक झगड़ते हैं और पुलिस का उनपे किसी भी तरह का खौफ नजर नहीं आता। बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें बताती है कि खाकी का खौफ कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, लेकिन जो बोलेरो गाड़ी जब्त की है उस गाड़ी का नंबर क्या है, क्या कुछ पता चल पाया? गाड़ी कहाँ से आई थी और कितने युवक थे? बिल्कुल, ये गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक की तलाश की जा रही है। साथ ही ये मालूम किया जा रहा है कि ये गाड़ी इन युवकों की थी या फिर किसी की अन्य की वो गाड़ी लेकर आए थे। लेकिन अभी तक पुलिस परिवहन विभाग के माध्यम से ये मालूम कर रही है कि गाड़ी किसकी थी और जो युवक थे उन जो जिस तरफ गए हैं वहां पर भी पुलिस की टीमें गई है और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है और पुलिस के बगल में से ये युवक झगड़ा करके निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है और घटना के बाद जैसे हर घटनाक्रम में होता है पुलिस बाहर पहुंचती है और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है और ये युवक बेखौफ होकर झगड़ते रहे और अब मौके से फरार हो चुके हैं। बिल्कुल आशीष, तो ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं खाकी का खौफ पूरी तरह से खत्म हुआ है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता अगली खबर का। सिरोही में एक बार फिर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर 4 व्यापारियों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाजों के जाल में फंसे नामचीन व्यापारियों से ठगी के बाद पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। सिरोही में सक्रिय ठग गिरोह। ठग गिरोह की पुलिस को खुली चुनौती। फर्जी थानाधिकारी बनकर बुना जाल। जालसाजों के जाल में फंसे 4 व्यापारियों से की लाखों की ठगी। प्रदेश में ठगी करने वाले गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये गिरोह पुलिस का नाम लेकर पैसे ऐंठने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिरोही में देखने को मिला, जिसमें जालसाजों के इस गिरोह ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए फर्जी थानाधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी की और फरार हो गए।
दरअसल ठग गिरोह के कुछ जालसाजों ने सिरोही में फर्जी थानाधिकारी बनकर ऐसा जाल बुना जिसमें 4 व्यापारी फंस गए। इन फर्जी थानाधिकारियों ने आईजी के बेटे के बीमार होने का हवाला देकर इन व्यापारियों से 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। चारों नामचीन व्यापारियों को 4 दिनों के बाद खुद के ठगी जाने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। व्यापारियों ने इस संबंध में पिंडवाड़ा पुलिस थाने में ठगी का केस दर्ज करवाया है। सीआई बन करके और उन्होंने कोई बीमारी का मामला बता करके या डेथ का मामला बता करके या ऊपर वाले अफसरों के नाम पे लेकर के पिंडवाड़ा कस्बे में 3-4 जनों से ठगी करके पैसे लेने की शिकायत सामने आई है। श्रीमान एसपी साहब व सीओ साहब द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इस मामले का पर्दाफाश कर देंगे, मुलजिमों को गिरफ्तार कर देंगे। जिले में फर्जी पुलिस या अधिकारी बनकर ठगी करने की ऐसी वारदातों ने पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है और अब पुलिस अधिकारियों ने भी जालसाजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनकी खोजबीन शुरू कर दी है और जल्द ही ठगों को सलाखों के पीछे डालने का दावा किया है। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए शरद टांग की रिपोर्ट। और अब बात भरतपुर की कर लेते हैं, जहां के मेवात इलाके में आए दिन OLX के जरिए लूटपाट की घटनाएं हो रही है। OLX पर ठगी का गिरोह विज्ञापन का झांसा देकर गाड़ी बेचने की बात कही, जिसके बाद 2 लोगों ने तेलंगाना से कार खरीदने के लिए 2 लोग भरतपुर रवाना हुए। भरतपुर पहुंचने पर बदमाशों ने दोनों को सुनसान जगह से ले जाकर उनके साथ मारपीट की और 3 लाख की नकदी समेत मोबाइल और ATM कार्ड लूट कर फरार हुए। घटना के बाद में पीड़ितों ने कामा थाना पहुंचकर पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना घटी है। तेलंगाना के रहने वाले हैं जिनको OLX पे गाड़ी खरीदने के लिए यहाँ कामा बुलाया और करीब 6 आदमी थे जिन्होंने जंगल में ले जाके इनके साथ मारपीट की। 3,30,000 रुपए छीन लिए, 6 ATM कार्ड और 3 मोबाइल और 1 क्रेडिट कार्ड छीन के ले गया। क्या बोला तो 3,20,000 बोल के बोला, वरना 2011 का। सर ठीक है, AP का गाड़ी है बोल के इधर है, पूरा फोटो व्हाट्सअप करा दिया वो नंबर पे खरा के AP का नंबर है बोल के। ठीक है, इधर तो आके देख लेंगे। दिल्ली में आके भी फोन करा हूँ, नोच फोन करा, आ गया बोलते आ गया, मैं कल सुबह आता हूँ बोल के बोला मैं। ठीक है, सुबह से 2 बार करा मेरे को, कल सुबह आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सुबह में बोल दो तुम बोल के बोला। सुबह में उतरने के बाद में एक बार फोन करा मैं। रुक करता अगली खबर का। जयपुर के कई हिस्सों से गुजर रही हाई टेंशन लाइन ने कई लोगों की खुशियां छीन ली है। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं और विद्युत प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। छत पे ट्यूशन से आया था, यहाँ पे आके खेल रहा था, अचानक कुछ विस्फोट हुआ होता है। मेरे पास फोन आया भैया का, बोले अपना बाबू I-10 से। ये दर्द अब नासूर हो गया है। वक्त जब कभी बेवक्त याद आता है तो ओम प्रकाश की आंखें नम हो जाती है। ओम प्रकाश की आंखें नम नहीं होती अगर उसका लड़का घर की छत पर खेलता हुआ मिलता। ओम प्रकाश आज भी उस समय को कोसता है जब घर से आए फोन की घंटी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। 20 मार्च 2017 की वो शाम ओम प्रकाश की जिंदगी में अंधेरा ले आई थी। फोन आने के बाद प्रकाश जब घर पहुंचा तो काला स्याह अंधेरा उसके परिवार की जिंदगी में गर कर चुका था। उसका लड़का पूरी तरह झुलस चुका था और जिंदगी मौत के 11 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद वो हार गया, जिसको याद कर आज भी ओम प्रकाश की आंखें नम और सांसें थम सी जाती है। ये सब उसकी फोटो, मेरे पास फोन आया भैया का, बोले अपना बाबू I-10 से चेट गया है। मतलब भैया कैसा है, मैं चिल्लाया, बोले तू जल्दी आ जा, इसमें लेके जा रहे उसको। फिर आए तो यहाँ देखा तो यहाँ तो अंधेरा हो रहा, चाहो तो भीड़ हो रही। इसमें गए तो वो पूरा जल चुका था, बच्चा आधे जल था, लेकिन बात कर रहा था
और उससे भी ज़्यादा तकलीफ तो इस बात की वो 11 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसने बहुत तकलीफ सहन करी, बहुत ज़्यादा। दरअसल हाई टेंशन का दर्द झेलने वालों में ओम प्रकाश अकेले नहीं हैं। हर साल हाई टेंशन के करंट से कई लोगों की मौत होती है। हाल ही में पतंग के चक्कर में एक बच्ची का हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत तो हर साल हो रही है, बावजूद इसके हजारों लोग हाई टेंशन की लाइन के नीचे बसे लोग रोज मौत आने का इंतजार कर रहे हैं। हाई टेंशन लाइन का लोगों में खौफ इतना है कि पटाखे का धमाका भी लोगों को मौत के धमाके जैसा सुनाई पड़ता है। यहाँ तो 20-22 साल से हम रह रहे हैं तो रोज टेंशन ही टेंशन। कभी हाई टेंशन की तो पूरी ये तलवार हमारे गले पे ही लटकी हुई है। ये तो रात को सोते तो भी यही लगता है कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। हाई टेंशन लाइन का सबसे बड़ा खतरा बच्चों को है। नासमझी में बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में माँ बाप बच्चों को पतंग तक नहीं उड़ाने देते। यही नहीं, हाई टेंशन के नीचे बसे लोगों का कहना है कि आए दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जल जाते हैं। अब पतंग उड़ा रहे हैं तो एक जना तो ऊपर रखनी पड़े बच्चे हमको, हाँ छोड़ नहीं जाना पड़ता है हमको। बहरहाल आए दिन हादसे हो रहे हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं। सरकारें आई और गई, आगे भी आती जाती रहेगी, लेकिन जिसकी जिंदगी चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। आखिर जयपुर में हाई टेंशन की टेंशन कैसे लोगों को खाए जा रही है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। गुलाबी शहर में अंधेरा छाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है, जिसके छटने की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। हाई टेंशन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका झोटवाड़ा है। अजमेर रोड के हीरापुरा से निवारू तक करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र से 4 हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और इन हाई टेंशन लाइन के पास सैकड़ों मकान और कॉलोनियां बसी हुई हैं। छत से गुजर रहे हाई टेंशन तार से झुलसने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके भूमाफियाओं और अफसरों की मिलीभगत से हाई टेंशन तारों के नीचे हजारों घर बनाए गए हैं। नियम कहता है कि हाई टेंशन लाइन के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 2 दशकों में 132 केवी और 220 केवी के हाई टेंशन लाइन के नीचे हजारों मकान बन चुके हैं। हाई टेंशन लाइन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जब उन्होंने इस क्षेत्र में जमीन ली तब ये लाइन बंद पड़ी थी, लेकिन अगर फिर भी मकान बनाने अवैध थे तो प्रशासन ने बनने क्यों दिए। अब संघर्ष समिति के लोग इस लाइन को भूमिगत करने को लेकर आंदोलनरत हैं। यहाँ आए दिन मौत होती है, लोग का जीवन असुरक्षित है और 1 अरब 600 करोड़ की तो अनुमानित संपत्ति है। बाकी मानसिक क्षति कितनी हुई है और लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद हो रहा है, जिसकी वर्णन करना यहाँ बड़ा मुश्किल है। हम अनिश्चितता के माहौल में रह रहे हैं। हकीकत बात यह है, हम विलंबित मृत्युदंड में रह रहे हैं। बहरहाल हाई टेंशन लाइन के पास निर्माण अवैध है, तो सवाल ये कि सालों से हो रहे अवैध निर्माण को प्रशासन ने होने कैसे दिया। कैसे 2 दशकों में इन लाइनों के पास कॉलोनियां बस गई। शहर की कुछ जगहों पर तो हाई टेंशन लाइन घरों के बहुत ही पास से गुजर रही है। अब संघर्ष समिति के पदाधिकारी इसे लेकर स्थायी हल चाहते हैं और हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने का 30% खर्च वे देने को तैयार है। विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा से विधायक और सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया ने लोगों से इसे लेकर वादा भी किया है, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि वे चिंतित हैं और लोगों को राहत दिलाने के लिए जल्द प्रयास होंगे। हमने हाई टेंशन संघर्ष समिति बना रखी है। उस संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमने सरकार को पब्लिक की ओर से 30% जन सहभागिता के तहत देने को हम तैयार हैं, इसकी भूमिगत करने के लिए। हाई टेंशन लाइन को लेकर कांग्रेस सरकार बहुत चिंतित है। आसपास बहुत बस्तियां बस गई है, लेकिन उसमें टेक्निकली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कई हाई टेंशन लाइन तो ऐसी है जो टेक्निकली हटाई नहीं जा सकती। आपको पता है अंडरग्राउंड नहीं हो सकती, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी लोगों को कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं, उस सब पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हाई टेंशन लाइन हादसों का बड़ा कारण बना हुआ है, इसे लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार निर्माण हो रहे हैं। अब देखना होगा कि मंत्री जी की बात को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और खुद मंत्री जी इस बात पर कितना अमल करते हैं, जिससे बेगुनाह मौतों पर लगाम लग सके। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।